हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सोशल साइंस वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है हमारी एसएसटी की सिविक्स बुक का चैप्टर नंबर 1। ठीक है। अब जो एक चैप्टर है इसका नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। ठीक है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? पावर शेयरिंग के बारे में। अब बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे पावर शेयरिंग क्या होती है, हमें पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्यों है, पावर को कैसे कैसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है ना। तो बेसिकली वो सब पावर शेयरिंग के बारे में ही होंगी। ठीक है। तो अगर हम ओवरव्यू देखें तो मैंने अभी आपको बताया, जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे पावर शेयरिंग के बारे में। पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ने के बाद हमें पढ़ना है बेल्जियम के बारे में और श्रीलंका के बारे में। दो कंट्रीज़ की स्टोरीज हमें दी हुई है, सबसे पहले बेल्जियम और फिर श्रीलंका। इन दोनों कंट्रीज़ की स्टोरीज पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। मतलब हम पावर को कैसे कैसे शेयर कर सकते हैं, है ना। पावर शेयरिंग क्या है? जब आप पावर को शेयर करें, लेकिन हमें देखेंगे कि कैसे कैसे पावर को हम शेयर कर सकते हैं। धीरे धीरे हम चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज पावर शेयरिंग? सबसे पहला सवाल तो यही सबके मन में होगा कि पावर शेयरिंग का मतलब क्या है। देखिए, अगर आपने ध्यान से इस वर्ड को देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, तो पावर शेयरिंग नाम से ही पता लग रहा है। मतलब जब आप पावर को शेयर करें, पावर शेयरिंग इज व्हाट व्हेन वी शेयर द पावर, है ना। तो अगर हम ध्यान से समझें तो पावर इज व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट और डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड पावर शेयरिंग। बहुत सिंपल चीज़ है। देखिए, जब भी आप पावर को शेयर कर रहे हैं, पावर को शेयर मतलब कैसे भी कर सकते हैं, है ना। जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि हमारी जो गवर्नमेंट होती है उसके 3 ऑर्गन होते हैं। सबसे पहले लेजिस्लेचर होता है, फिर एग्जीक्यूटिव होता है, फिर आपका जुडिशरी आता है। लेजिस्लेचर क्या काम करता है? वो लॉ बनाता है ना। उसका काम है लॉ बनाना। ठीक है। एग्जीक्यूटिव का काम है उस लॉ को इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम है कि भैया रिव्यू करना कि कहीं वो जो लॉ है, कहीं वो जो लॉ लेजिस्लेचर ने बनाया है, कहीं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं है, कहीं कोई ऐसा लॉ तो नहीं बना दिया जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी बातों के अगेंस्ट है। तो ऐसे केस में वो उस लॉ को कर देते हैं खत्म। ठीक है। तो बेसिकली क्या है? लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा, एग्जीक्यूटिव उसको इंप्लीमेंट करेगा, और जुडिशरी ये चेक करेगा कि वो लॉ कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं है। क्लियर? ये हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हम गवर्नमेंट की पावर को शेयर कर रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट की पावर को हमने क्या करा? शेयर कर दिया। सबसे पहले हमने गवर्नमेंट की जो लॉ बनाने की पावर है वो लेजिस्लेचर को दे दी, उसे लागू करने की पावर, इंप्लीमेंट करने की पावर एग्जीक्यूटिव को दे दी, और वो सही है या नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो नहीं है, ये चेक करने की पावर किसको दे दी? जुडिशरी को। क्लियर? अब यहां पे हमें ध्यान क्या देना है कि भाई हमने गवर्नमेंट की पावर शेयर कर दी, क्यों करी? एक ही को दे देते, क्या प्रॉब्लम हो जाती, है ना। देखिए, अगर हम सारी पावर किसी एक ही व्यक्ति को दे देंगे या किसी एक ही गवर्नमेंट के ऑर्गन को दे देंगे, तो उससे क्या होगा? उससे पावर का मिसयूज हो सकता है। एग्जाम्पल, अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो हिटलर हिटलर के पास सारी पावर थी। मतलब हिटलर जो बोलता था वही लॉ होता था, हिटलर ही उसे इंप्लीमेंट कराता था। कोई कोर्ट हिटलर के लॉ को चेक नहीं कर सकता था, जो उसने बोल दिया वो फाइनल है। मतलब उसे कोई रोकने वाला, उसे कोई टोकने वाला था ही नहीं। तो ऐसे में क्या हुआ? उसके मन में जो आया उसने किया, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी सारे उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़े। आपने देखा होगा जूइश कम्युनिटी के साथ क्या हुआ था जर्मनी में, है ना। तो यह देखा गया है कि जब भी किसी एक व्यक्ति के पास सारी पावर रहती है तो उसका मिसयूज होता है, वो उसे अपने फायदे के लिए यूज करता है, ना कि लोगों के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। तो इसलिए ऐसा ना हो, पावर का मिसयूज ना हो, तो हम क्या करते हैं? पावर को शेयर कर देते हैं अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग ऑर्गन्स में, है ना, ताकि उसका मिसयूज ना हो। क्लियर है? तो एक तो ये तरीका हो गया कि भाई आप जैसे ऑर्गन्स में पावर को डिवाइड कर दे। दूसरा है डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ सेंटर गवर्नमेंट भी है, ठीक है, फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट भी है ना, और फिर उसके बाद जो लोकल गवर्नमेंट है, जिसको हम कह सकते हो पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ के नाम से भी जानते हैं। इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, फेडरलिज्म में। ठीक है। बस अभी आपको इतना जानना है कि हमारे देश में 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। लेवल नंबर 1 सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पूरे देश के लिए होती है ना। स्टेट गवर्नमेंट लेवल नंबर 2, जो अलग अलग स्टेट्स के लिए होती है, जैसे यूपी गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट। फिर
लोकल गवर्नमेंट जो कह सकते हो लोकल लेवल पे होती है, जिसको हम पंचायत या म्यूनसिपैलिटीज भी कहते हैं। अभी आपको इतना याद रखना है, ठीक है। तो आपने क्या देखा, हमने गवर्नमेंट की जो पावर है ना उसको डाउनवर्ड में डिवाइड किया है। मतलब कुछ पावर सेंटर के पास, फिर कुछ पावर स्टेट के पास, और फिर कुछ पावर लोकल गवर्नमेंट के पास। यानी कि हमने सारी पावर सेंटर गवर्नमेंट को ना देकर हमने उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट को भी बिठाया हुआ है और पावर को शेयर किया है। तो ये भी एक तरीका है पावर को शेयर करने का, ठीक है। और भी बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। क्लियर है? आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा कि पावर शेयरिंग क्या होती है। आसान भाषा में याद रखना है, तो जब भी हम पावर को शेयर करें, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, इज कॉल्ड पावर शेयरिंग। क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, बेल्जियम के बारे में, केस ऑफ बेल्जियम। अब बेल्जियम क्या है? बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है और कहाँ पे है? यूरोप में है, ठीक है। और ये जो कंट्री है ना बेल्जियम, इसका बॉर्डर किसके साथ लगता है? लैंड बॉर्डर की मैं बात कर रहा हूँ, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग। आइए मैं आपको ये मैप में दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आपको मैप दे रखा है ना। सबसे पहले नीदरलैंड, फिर जर्मनी, फिर लग्जमबर्ग और फिर फ्रांस। ये 4 देशों के नाम आपको याद होने चाहिए, पेपर में कई बार पूछे हुए हैं। इसके साथ साथ एक चीज और आपको याद होनी चाहिए, बेल्जियम की कैपिटल। बेल्जियम की कैपिटल है ब्रसल्स, ठीक है। या तो पेपर में ऐसे पूछ लेंगे, नाम बताओ कैपिटल का बेल्जियम की, तो आप ब्रसल्स बता दोगे। या फिर इनडायरेक्ट पूछ लेंगे कि मुझे ये बताओ कि भाई जो यूरोपियन यूनियन है, जो यूरोपियन यूनियन है, अब ये क्या है? आप वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप इतना याद रखो कि यूरोपियन यूनियन क्या है? एक ग्रुप है, एक ग्रुप बनाया हुआ है यूरोप के देशों ने मिलकर। तो यूरोप के देशों के एक ग्रुप को ही हम यूरोपियन यूनियन कहते हैं, ठीक है। आपको जो याद रखना है वो ये है कि जो यूरोपियन यूनियन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो आप बताओगे ब्रसल्स में। बेल्जियम की कैपिटल ब्रसल्स में, ये याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बेल्जियम की बात करें तो यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है? 1 करोड़। कितनी पॉपुलेशन है? 1 करोड़, ठीक है। उसमें से 59% लोग, 1 करोड़ में से 59% लोग क्या बोलते हैं? डच भाषा बोलते हैं, डच भाषा। 40% लोग क्या बोलते हैं? फ्रेंच भाषा बोलते हैं, ठीक है। और बचे 1% पॉपुलेशन क्या बोलती है? जर्मन लैंग्वेज बोलती है। ओके, तो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा, याद करने वाली चीज है, ठीक है। लेकिन एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि भाई जो ये 59% पॉपुलेशन है जो डच लैंग्वेज बोलती है, ये रहती कहाँ पे है? फ्लेमिश रीजन में। फिर जो 40% फ्रेंच बोलते हैं, ये कहाँ रहते हैं? वलोनिया रीजन में। आइए मैं आपको मैप के थ्रू समझाता हूँ। देखिए ये रहा मैप, ठीक है। तो अगर हम देखें तो बेल्जियम में, ठीक है, ये बेल्जियम का मैप आपको दिया हुआ है ना। तो अगर ये जो येलो कलर का एरिया है, ये वाला, ठीक है, अगर इस येलो कलर के एरिया को आप देखेंगे तो इसी को बोलते हैं फ्लैमिश रीजन, ठीक है। कौन सा रीजन? फ्लैमिश रीजन। यहाँ पे डच बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, इस एरिया में डच बोलने वाले लोग ज्यादा रहते हैं, ठीक है। फिर हम रेड एरिया की बात करें तो ये है वलोनिया रीजन। कौन सा रीजन है? वलोनिया रीजन। यानी कि इस एरिया में आपके जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं वो ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। और इन सब के बाद अगर आप देखें ये वाला रीजन जहाँ पे ये ऐसे ब्लू ब्लू कलर की जो लाइंस आपको दिख रही है, ये वो रीजन है जहाँ पे जर्मन बोलने वाले लोग, जो 1% अभी हमने देखे थे ना, तो वो जर्मन जो लोग हैं वो यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। अब इन सब के बाद आप ये देखिए ब्रसल्स, ये है यहाँ की कैपिटल ब्रसल, जो अभी हमने पीछे देखी थी, ठीक है। ब्रसल्स की बात अगर हम करें, देखिए अब यहाँ पे ना एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और पेपर में गलती करते हो, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब वो चीज़ क्या है, अगर आपसे पूछे कि भैया हमें पूरे बेल्जियम का बताओ कि पूरे बेल्जियम में जो फ्रांस मतलब जो फ्रेंच बोलते हैं उन लोगों की पॉपुलेशन कितनी है और जो डच बोलने वाले लोग हैं उनकी कितनी है। तो अगर आप पूरी कंट्री का बताओगे, है ना, अगर वो पूरी कंट्री का पूछ रहा है तो आप बता दोगे कि भाई अगर हम पूरी कंट्री की बात करें तो डच बोलने वाले 59% है और फ्रेंच बोलने वाले 40% है। लेकिन ये कंट्री की बात है। अगर वो पूछ ले ब्रसल्स का बताओ कि ब्रसल्स में कौन कितने परसेंट क्या बोलता है, तो आप बताओगे कि भाई ब्रसल्स की बात करें तो 80% लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? फ्रेंच, और बचे 20% बोलते हैं डच। यानी कि उल्टा हो गया, है ना। पूरे देश में जो फ्रेंच है वो नंबरों में कम है लेकिन कैपिटल में ज़्यादा है, और डच लोग पूरी कंट्री में ज़्यादा हैं लेकिन कैपिटल में उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम है। क्लियर है? आई होप कंफ्यूजन क्लियर होगी।
नहीं है तो आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मेन चीज, कॉजेज ऑफ टेंशन इन बेल्जियम। अब देखिए हो क्या रहा था कि बेल्जियम में चल रही थी टेंशन। अब टेंशन थी किसके बीच में थी, क्यों थी, वो हमें देखना है। अगर हम बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम में टेंशन चल रही थी डच लोगों के और फ्रेंच लोगों के बीच में, ठीक है। जो डच और फ्रेंच लोग थे इनके बीच में टेंशन चल रही थी। अब टेंशन का रीज़न क्या है वो हमें देखना है। सबसे पहला रीज़न है कि जो फ्रेंच कम्युनिटी थी वो ज़्यादा रिच थी और ज़्यादा पावरफुल थी। यानी कि जो फ्रेंच कम्युनिटी थी उसके लोग ज़्यादा अमीर थे, ज़्यादा पावरफुल थे, एक तो ये रीज़न था। वहीं जो डच कम्युनिटी के लोग थे वो डेवलपमेंट के मामले में, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, चाहे वो एजुकेशनल डेवलपमेंट हो, हर चीज़ में वो पीछे थे। किससे? फ्रेंच लोगों से। तो कहीं ना कहीं एक टेंशन बन गई कि यार सब कुछ फ्रेंच लोगों के पास ही है और हमारे पास तो कुछ है नहीं, और इसी वजह से कहीं ना कहीं डच और फ्रेंच लोगों के बीच में टेंशन्स बढ़ने लगी। और इन सब की वजह से 1950s और 60s, ये सब कब हो रहा था? 1950s में और 1960s में, ठीक है। और इतनी टेंशन बढ़ गई थी कि ऐसा माना जा रहा था कि लड़ाई हो सकती है, सिविल वॉर हो सकता है। सिविल वॉर क्या होता है? सिविल वॉर मतलब जब देश के लोग आपस में ही लड़ना शुरू कर दे। अब एक बात बताइए, डच और फ्रेंच लोग हैं तो ये बेल्जियम के ही लोग ना, एक ही देश के लोग हैं, तो अगर ये दोनों आपस में लड़ने लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सिविल वॉर। इसी को बोलते हैं सिविल वॉर, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेल्जियम मॉडल, ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5 मार्क्स में पेपर में पूछ लेते हैं और कई बार पूछा भी हुआ है। अभी मैं आपको पीवाईक्यू में दिखाऊंगा, ठीक है। तो बेल्जियम मॉडल की बात करें स्टूडेंट्स, तो बेल्जियम मॉडल क्या है? देखो अभी हमने पीछे देखा कि बेल्जियम में क्या चल रहा था। बेल्जियम में चल रही थी टेंशन डच के बीच में और फ्रेंच के बीच में। अब जो टेंशन चल रही थी तो यहाँ की सरकार क्या कर रही थी? एक बात बताओ भाई, अगर देश में ऐसे वो चलेगी टेंशन तो सरकार को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना उस टेंशन को कम करने के लिए। तो यहाँ की सरकार लेकर आई बेल्जियम मॉडल कि भैया हम इस टेंशन को खत्म करने के लिए एक मॉडल लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है बेल्जियम मॉडल। अब ये बेल्जियम मॉडल था क्या, थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। अगर मैं बेल्जियम मॉडल की बात करूं उससे पहले आप ये चीज़ रखना कि यहाँ की जो सरकार थी ना, यहाँ की जो सरकार थी उसने कहा हम रिकॉग्नाइज करते हैं, मतलब हमारे देश में जो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग कल्चर वाले लोग हैं, चाहे वो डच हो, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो जर्मन हो, हम किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, हम सभी को इक्वल मानेंगे। मतलब हमारे लिए ऐसा नहीं है कि भाई डच लोगों की पॉपुलेशन 59% है तो सरकार केवल उन्हीं की बात मानेगी, और 40% है फ्रेंच लोगों की तो उनकी बात नहीं मानी जाएगी। ऐसा नहीं है, हम सबको इक्वल मानेंगे, सबको इक्वल राइट्स दिए जाएंगे, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और यही करने के लिए उन्होंने क्या किया, 1970 में और 1993 में इन्होंने अपने संविधान में 4 बार, कितनी बार? 4 टाइम्स इन्होंने अपने संविधान में चेंजेस किए, सिर्फ इसीलिए कि ये दोनों कम्युनिटीज एक साथ एक देश में रह पाए। कौन सी दोनों कम्युनिटीज? डच और फ्रेंच, ये दोनों एक साथ प्यार से भाई भाई की तरह एक ही देश में रह पाए। इसके लिए इन्होंने अपने संविधान में 4 बार जो है अमेंडमेंट किए, 1970 से लेकर 1993 के बीच में, ठीक है। चलिए ये तो हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है कि बेल्जियम मॉडल के अंदर था क्या क्या। पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं, फीचर्स बताओ बेल्जियम मॉडल के। देखो सबसे पहले क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि भाई सबसे पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, देश में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसमें जो भी मिनिस्टर्स होंगे, है ना, वो इक्वल होंगे। मतलब जितने डच के होंगे उतने ही फ्रेंच के भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में मान लो 100 मिनिस्टर है, कितने हैं? 100 मिनिस्टर, ठीक है। तो 50 किसके होंगे? डच के, और 50 किसके होंगे? फ्रेंच के। मतलब जितने डच के मिनिस्टर्स होंगे गवर्नमेंट में उतने ही फ्रेंच के भी मिनिस्टर्स होंगे गवर्नमेंट पे। सबसे पहला फीचर यही था, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूं मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब इसके बाद अब बात करें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी ना, इसकी काफ़ी सारी, सारी नहीं लेकिन काफ़ी सारी जो पावर्स थी वो हैंड ओवर कर दी गई स्टेट गवर्नमेंट को। किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। अब इन्होंने क्या किया देखो मैं बताता हूँ आपको। ये देखो यहाँ देखो आप, ठीक है। सबसे पहले एक सेंट्रल गवर्नमेंट थी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स होंगे वो 50-50 होंगे, यानी कि इक्वल, जितने फ्रेंच के उतने ही डच के। फिर आगे मैं बात करूँ तो इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट बनाई, ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट एक बनी वलोनिया के लिए, एक बनी फ्लैमिश के लिए। आपको पता होगा फ्लैमिश में डच लोग रहते हैं और वलोनिया में
आपके फ्रेंच लोग रहते हैं, ठीक है। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट की काफ़ी सारी पावर थी ना, वो किसको दे दी गई? वो दे दी गई स्टेट गवर्नमेंट्स को, ठीक है। और जो स्टेट गवर्नमेंट थी ना, वो फ्री थी एकदम, मतलब वो आज़ाद थी पूरी, है ना। वो किसी भी हद तक कंट्रोल में नहीं थी सेंट्रल गवर्नमेंट के, कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना है क्या नहीं करना, ऐसा नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट अपने आप देखेगी, अपने हिसाब से देखेगी उसे क्या लॉ बनाने क्या नहीं बनाने, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने एक गवर्नमेंट और बनाई, वो कौन सी थी? वो थी आपकी ब्रसल्स में, है ना। जो ब्रसल्स मैंने बताया था ना कैपिटल है बेल्जियम की, हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो ब्रसल्स में इन्होंने क्या करा, ब्रसल्स में एक और गवर्नमेंट बनाई, और उसमें भी कहा उसमें भी 50-50 होंगे, मतलब जितने डच के लोग होंगे उतने ही फ्रेंच के भी होंगे, ठीक है। अच्छा, ब्रसल्स में गवर्नमेंट क्यों बनाई सर अलग से? देखो एक बात बताऊं, हमने क्या पढ़ा था, बेल्जियम में अगर हम बात करें तो 59% लोग क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं, 40% क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। लेकिन अगर हम ब्रसल्स की बात करें, कैपिटल की बात करें, तो वहाँ पे तो उल्टा है, वहाँ पे तो 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। तो यहाँ पे अलग से गवर्नमेंट बनाई गई, क्योंकि यहाँ का जो कंपोजिशन था ना वो अलग था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अलग से गवर्नमेंट बनाई गई, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, एक और गवर्नमेंट थी, काफ़ी सारी गवर्नमेंट बना दी इन्होंने, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये लोकल गवर्नमेंट क्या थी? देखो, ये लोकल गवर्नमेंट ना बेसिकली दो तीन चीज़ों पे काम करती थी। सबसे पहले कल्चर, फिर एजुकेशन, ठीक है, और लैंग्वेज। मतलब देखो, इस लोकल गवर्नमेंट में ना हर तरह के लोग शामिल थे। इसमें जर्मन भी शामिल थे, इसमें फ्रेंच भी शामिल थे, इसमें डच लोग भी शामिल थे, ठीक है। और ये तीनों लोग मिलकर, मतलब तीनों कम्युनिटी के लोग मिलकर क्या करते थे, अगर कोई भी लॉ बन रहा है किसके ऊपर, कल्चर के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर या लैंग्वेज के ऊपर, इसमें से किसी भी एक सब्जेक्ट के ऊपर कोई लॉ बन रहा है, तो वो कौन बनाएगा? लोकल गवर्नमेंट। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। एक बार दोबारा बता देता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट 50-50% लोग होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की काफ़ी सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई, जिसमें जो है एक गवर्नमेंट वलोनिया के लिए और एक गवर्नमेंट फ्लैमिश रीजन के लिए। फिर एक ब्रसल्स में भी गवर्नमेंट बनाई गई अलग से, और फिर उसके बाद एक लोकल गवर्नमेंट थी जिसमें जर्मन, फ्रेंच, डच तीनों लोग शामिल थे, और कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज पे ये लोग लॉ बनाते थे, ठीक है। और यही यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं, ब्रसल्स में सेपरेट गवर्नमेंट थी जिसमें दोनों कम्युनिटीज़ के लोग इक्वल थे, ठीक है। फिर इसके बाद एक और गवर्नमेंट बनाई गई, लोकल गवर्नमेंट, जिसमें कह सकते हो, सॉरी लोकल गवर्नमेंट नहीं, उसको कल्चरल गवर्नमेंट कह सकते हो, मैंने उसको लोकल गवर्नमेंट कर दिया है, आप थोड़ा ठीक कर लेना उसको, है ना। लोकल गवर्नमेंट नहीं, उसको कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई, और इसमें डच, फ्रेंच, जर्मन तीनों लोग शामिल थे, और ये कल्चर, एजुकेशन, लैंग्वेज इससे रिलेटेड इश्यूज पर लॉ बनाते थे या फैसला लेते थे, ठीक है। अब मेन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बेल्जियम मॉडल, जब इन्होंने ये बेल्जियम मॉडल अपनाया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, इसके असर क्या हुए? देखिए, वैसे तो ये मॉडल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं ना, कंफ्यूजिंग, जिसको समझना बड़ा मुश्किल है। अभी मैंने आपको समझाया होगा, आपका भी दिमाग चकरा गया होगा, सर ये कभी ये गवर्नमेंट आ रही, कभी ये गवर्नमेंट, कभी वो गवर्नमेंट। डोंट वरी, लेकिन अगर आप उसको एक दो बार रिवाइंड करके देखेंगे ना तो सब समझ आ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड तो है, ये तो मानना पड़ेगा, है ना। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उसके बावजूद इसने बहुत अच्छे से काम किया है। फॉर एग्जाम्पल, कोई सिविल वॉर नहीं हुआ, है ना, सिविल वॉर नहीं हुआ। दूसरा, इसने बेल्जियम को एक रखा, बेल्जियम को टूटने नहीं दिया। ऐसा कहा जा रहा था कि जो टेंशन्स है वो इतनी बढ़ सकती है कि फ्लैमिश रीजन अलग देश बन जाए और वलोरिया रीजन अलग देश बन जाए। हो सकता है बेल्जियम का पार्टीशन हो जाए, जैसे हमारा हुआ था, इंडिया पाकिस्तान, है ना। तो इनका नहीं हो पाया, क्यों? क्योंकि बेल्जियम मॉडल ने काफ़ी अच्छे से काम किया। तो अगर आपसे पेपर में पूछ ले कि भैया बताओ बेल्जियम मॉडल के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, तो आप बता देना कॉम्प्लिकेटेड तो था लेकिन अच्छे से काम किया, और सिविल वॉर भी नहीं होने दिया, और बेल्जियम को यूनाइट रखा। सिविल वॉर मैंने आपको पहले ही बताया था, एक वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है, मतलब उसमें लड़ाई झगड़े होते हैं, हिंसा होती है किसी भी दो ग्रुप्स के बीच में जो एक ही कंट्री में रहते हैं। जैसे मैंने बताया था ना, डच और फ्रेंच एक ही कंट्री ग्रुप है लेकिन आपस में लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई इतनी बड़ी होती है ना, इसलिए इसको वॉर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे केस ऑफ श्रीलंका।